जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का रुद्रा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। डीआरडीओ ने टेस्ट करी अग्नि प्राइम मिसाइल। 8 साल में नेवी का टेट BF फाइटर हो जाएगा ऑपरेशनली रेडी। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से किया बाहर। और अगले साल की शुरुआत में इंडियन नेवी रिसीव करेगी एक न्यूक्लियर पावर्ड और 2 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। आज अरुणाचल प्रदेश से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है और वो ये है कि आज सुबह करीब 10:43 पर आर्मी एविएशन कोर का रुद्रा हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मिंगिंग में क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में हमारे 5 पर्सन सवार थे, जिनमें से 4 के शवों को अभी तक बरामद कर लिया गया है और जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर ने असम के लेकाबली मिलिट्री स्टेशन से एक रूटीन सॉर्टी के लिए उड़ान भरी थी और ये हेलीकॉप्टर जो अरुणाचल प्रदेश के मिंगिंग में क्रैश हुआ है तो ये अपर सियांग जिले का एक बेहद ही दूर दराज का इलाका है और जबकि इस अक्टूबर महीने में अरुणाचल प्रदेश में ही क्रैश होने वाला यह आर्मी का दूसरा हेलीकॉप्टर है। इससे पहले 8 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और उस क्रैश में हमने हेलीकॉप्टर के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव को खो दिया था। और बाकी आज जो ये घटना हुई है तो ये किस वजह से हुई है तो इसके बारे में फिलहाल अभी मालूम नहीं पड़ पाया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद इसके एग्जैक्ट रीजन सामने आएंगे और ये दुर्घटना जिस रीजन पर हुई है तो वो चीन के साथ लगने वाली सीमा से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज के इस दुर्घटना में हमने अपने जिन वीरों को खोया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं तो ये हमें हर बार ये याद दिलाते हैं कि जो आज़ादी है वो मुफ्त में नहीं मिलती है, इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो जो कीमत है वो कुछ ही लोग चुकाते हैं और इन्हीं कुछ लोगों का जो हम सभी पर ऋण है उसे हम कभी भी चुका भी नहीं पाएंगे। आज शुक्रवार को ओडिशा कोस्ट से डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर विकसित की गई न्यू जनरेशन की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था और इस मिसाइल ने अपने सारे मिशन पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और जबकि इस मिसाइल का आखिरी परीक्षण पिछले साल दिसंबर में हुआ था और वो भी पूरी तरह से सफल रहा था। और बाकी जैसा कि तो आप सभी जानते होंगे कि जो ये अग्नि प्राइम मिसाइल है इसके ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज के अग्नि प्राइम मिसाइल के इस परीक्षण को लेकर फिलहाल अभी डीआरडीओ या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी बताया गया है कि डिफेंस एक्सपो के दौरान जो 451 MOUs और एग्रीमेंट साइंड हुए हैं तो उनकी कीमत लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपीज़ है। इसके अलावा डीआरडीओ ने भारत की करीब 13 इंडस्ट्रीज को अपने स्वदेशी तौर पर विकसित की गई 10 टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर करी हैं, जिनमें हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट, एल्यूमिनियम एलॉयज के लिए सेमी सॉलिड मेटल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, हाई ऑक्सीडेटिव एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑयल, कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए न्यूक्लियर शील्डिंग पैड्स, एंटी टैंक एप्लीकेशंस के लिए 120 mm के टेंडम वॉरहेड सिस्टम, हाई एनर्जी मटेरियल, लेजर बेस्ड एंड गेम फ्यूज, मल्टी किलोवाट लेजर बीम डायरेक्टिंग ऑप्टिकल चैनल और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। तो इन 10 स्वदेशी टेक्नोलॉजीज को भारत की 13 इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए करीब 16 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइंड हुए। इसके अलावा डिफेंस एक्सपो में भारत की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने आर्मी के BMP-2 इन्फेंट्री व्हीकल के अपग्रेडेड वेरिएंट्स BMP-2M का भी खुलासा किया है, जो कि लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, 5th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ कई आर्मामेंट अपग्रेड्स के साथ भी आता है। और इसमें जिस लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी रेंज 5 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है, यानी कि आप इसे शॉर्ट रेंज टैक्टिकल स्ट्राइक्स और लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जेन्स.com की तरफ से रिपोर्ट जारी करके भी बताया गया कि चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप एरो 360 ने उनके द्वारा विकसित किए गए मल्टी-कॉप्टर UAVs डीआरडीओ को डिलीवर किए हैं। और इन UAVs की खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल लैंड माइंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। और जेन्स.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस UAV की एक यूनिट डीआरडीओ को डिलीवर की गई है और इस UAV का नाम है भीम। और कंपनी ऑफिशियल का कहना है कि डीआरडीओ ने लैंड माइन को डिटेक्ट करने के लिए इस UAV में 7 किलोग्राम की सिंथेटिक एपरेचर रडार को इंटीग्रेट किया है। इस भीम नाम की UAV का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी है वो है 23 किलोग्राम। इसकी क्रूजिंग स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। पेलोड कैपेसिटी है 5 से 10 किलोग्राम और 10 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ ये 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। और वहीं अगर पेलोड 5 किलोग्राम या उससे कम हो तब ये 45 मिनट से भी अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। इतना नहीं बल्कि जेन्स.com के साथ बात करते हुए कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से भी बताया गया है कि उन्होंने अपने वज्र क्वाडकॉप्टर की एक यूनिट इंडियन आर्मी को भी सप्लाई करी है, जो कि अप्रैल के महीने में झांसी में आर्मी को दी गई थी, जो कि सर्विलियंस ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। और इस वज्र क्वाडकॉप्टर का एंड्योरेंस टाइम 45 मिनट का है। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए
एडीए के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि जो इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि टेट बीएफ प्रोग्राम है, तो सीसीएस से अप्रूवल मिलने के बाद 8 सालों के अंदर ये टेट बीएफ ऑपरेशनली रेडी हो जाएगा और शुरुआत में इसके 4 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे जिनकी कीमत लगभग 14,000 करोड़ रुपीस के आसपास आने वाली है। लेकिन इनको बनाने की जो टाइमलाइन है तो वो आधारित रहेगी सीसीएस के अप्रूवल पर, और एक बार जैसे ही सीसीएस की तरफ से फाइनल अप्रूवल आता है तो ये प्रोग्राम अपने और भी बेहतर एग्जीक्यूशन को देखेगा। और इसके साथ ही ऑफिशियल की तरफ से भी बताया गया है कि वे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी इस पर संयुक्त रूप से काम करने को लेकर देख रहे हैं। बाकी जैसा कि नेवी 2032 तक अपने मिग 29 के फाइटर्स की फ्लीट को इस टेट बीएफ फाइटर से रिप्लेस करना चाहती है, और इसलिए फिलहाल अभी टेट बीएफ की केवल 45 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट ही सामने आई है। लेकिन एडीए ऑफिशियल को इस बात की पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसकी जो ऑर्डर संख्या है वो और बढ़ेगी। और साथ में ये बताया गया कि जो टेट बीएफ फाइटर है तो इसे इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि अगर नेवी अपने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भी जाती है, जो कि फिलहाल अभी ड्राइंग बोर्ड स्टेज पर ही है, लेकिन अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर आता है और जहाँ तक कि उसमें कैटोबार सिस्टम का इस्तेमाल होगा, तो ऐसे में से कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ कैटोबार मैकेनिज्म के लिए भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी ऑफिशियल के मुताबिक इसके पावर सोर्स के तौर पर यूएस के एडवांस जनरल इलेक्ट्रिक 214 इंजन्स इस्तेमाल होंगे, लेकिन वो इंजन्स मेड इन इंडिया होंगे या नहीं तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक करके अपना कंफर्मेशन जरूर दे दें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला से एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थी और ये भारत में एक नेपाली नागरिक बनकर रह रही थी। इस चीनी महिला की पहचान काई रुओ के तौर पर हुई है और जांच के दौरान इसके पास से डोलमा लामा के नाम से एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र भी बरामद किया गया है। लेकिन जब क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो नेपाल की नहीं बल्कि एक चीनी नागरिक है और ये 2019 में भारत आई थी। और खैर बाकी मामले की जांच जारी है और अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और बाकी जैसे कि कहा गया कि ये चीनी महिला राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थी, तो वो गतिविधियां किस तरह की थी तो फिलहाल अभी इसके बारे में भी जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा गुरुवार को पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जॉइंट ऑपरेशन में एक ऐसे आर्म्स स्मगलिंग रैकेट को बस्ट किया है जिसे कनाडा बेस्ड गैंगस्टर लखबीर सिंह द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। और इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इनके पास से एक AK-47 और 3 पिस्टल्स भी रिकवर की गई हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि पेरिस में आयोजित की गई FATF की प्लेनरी मीटिंग में इस बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम के मामले में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। अब बाकी इस फैसले पर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े कमाल की बात है कि आज ही जहां एक तरफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ आज ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बाहर कर दिया। अब ये केवल इत्तेफाक है या नहीं है तो इसका फैसला हम आप पर ही छोड़ते हैं, लेकिन हाँ हमने कभी ये सुना था कि कोई भी इत्तेफाक नहीं होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल की शुरुआत तक इंडियन नेवी को 3 और सबमरीन्स मिलेंगी, जिसमें 2 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन्स के अलावा एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी इंक्लूड रहेगी जो कि है INS अरिघट। इसके अलावा सिंधु घोष क्लास की INS सिंधु रत्न भी रशिया में अपने मीडियम रिफिट कम लाइफ एक्सटेंशन अपग्रेड के बाद अब मुंबई वापस आने के लिए तैयार है और ये वही सबमरीन है जिसे फरवरी 2014 में एक मेजर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था और इस दुर्घटना में हमने अपने 2 ऑफिसर्स को भी खोया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि विशाखापट्टनम में भारत और US की मिलिट्रीज ने टाइगर ट्रम्प नाम की एक 3 दिवसीय जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा भी हाल ही में आर्मी और नेवी की स्पेशल फोर्सेस यानी कि पैरा और मार्कोस ने भी जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था जिसमें कॉम्बैट अंडर वाटर डाइविंग टेक्निक्स को वैलिडेट किया गया। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि इंडियन एयरफोर्स ने स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को विकसित करने के लिए कुछ योजना तैयार करी है और इस योजना में सर्विलियंस, पोजिशनिंग एंड टारगेटिंग, तो इस तरह के रोल्स के लिए भी स्पेस डोमेन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो भी शामिल है। बाकी कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि इंडियन एयरफोर्स अब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर भी पहली बार अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को भी डिप्लॉय करेगी। इन सबके अलावा कुछ अपडेट स्पेस सेक्टर से भी हैं, जैसे कि इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ की तरफ से बताया गया है कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसे अगले साल जून में लॉन्च किया जाएगा। और जहां तक बात है भारत के पहले मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान की, तो इसको लेकर भी इसरो चेयरमैन का कहना था, तो इसकी तैयारियां भी चल रही हैं और एक बार इसके अबॉर्ट मिशंस और अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स के सफल होने के बाद फिर इसरो 2024 के अंत तक इसके मैन्ड मिशन को अंजाम देगी। और चूंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन है तो इसलिए इसरो इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करके बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक बहादुर सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर की राजौरी में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन रजत कुमार बसंत भी वीर गति को प्राप्त हुए थे।
और जबकि आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस भी है, क्योंकि आज जो 21 अक्टूबर का दिन है तो ये हमारे सीआरपीएफ के उन 10 वीरों को भी समर्पित है जो 1959 में भारत चीन की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का सवाल, सेवा और निष्ठा तो ये किसका मोटो है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।